मैं तारीफ करता हूँ टिकैत साहब तो ज्योतिषी निकले, जिन्होंने ये बता दिया कि ये उस आंदोलन से 1 महीना लंबा चलेगा। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में आपको टिकट ऑफर हुई कांग्रेस की ओर से? हाँ हुई, कांग्रेस की तरफ से ऑफर हुई थी लोकसभा में, लेकिन बाद में वो मुकर गए उससे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की वर्डिंग ये थी कि ये बन तो जाएगा लेकिन फिर बोलेगा हमारे आगे, ये चापलूसी तो करेगा नहीं। उस पे के ऊपर भी बदकिस्मती ये रही कि 78 में हमारे ऊपर एक 307 का मुकदमा बन गया था, तो 84 तक तो मैं जेल में रहा हूँ। जो पंजाब के हमारे भाई थे उनकी एमएसपी पर बात करने की नीयत भी नहीं थी। इतना बड़ा वो आंदोलन हुआ और उसके बाद अब फिर हुआ, रिजल्ट जीरो, खाली बंदे मरवाए। आपको पछतावा होता है कि क्यों चुनाव लड़ा, 1100 वोट मिले सिर्फ? नहीं, अब आंदोलन के जरिए कांग्रेस को एक पूरी फील्ड बना के दी, क्या सच्चाई उसकी? अब जो ये आंदोलन हुआ, अब इसमें हरियाणा के जो किसान नेता हैं उनकी एंट्री शायद नहीं हुई इस आंदोलन में, आप भी गए। ये क्या कारण रहा कि पंजाब और हरियाणा क्यों अलग अलग दिखा? तो फिर जीत गए क्या? राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे गुरनाम सिंह चडूनी से, किसान आंदोलन के उतार चढ़ाव पर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि आगे अगर किसान आंदोलन होगा या फिर किसानों का आंदोलन होगा तो उसकी अगुवाई किस तरह से होगी। किसान नेताओं पर जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम साहब, आप स्टूडियो में आए, हमें समय दिया। सोनिया जी आपका धन्यवाद है और आपके चैनल का धन्यवाद है कि जिन्होंने हमें बुलाया यहाँ और मान सम्मान दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। अब आपका सफर कैसे शुरू होता है किसान नेता बनने का, या आप कब सोचते हैं कि आंदोलनों में आपको भागीदारी देनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक तो जन्म का सवाल है, तो मैं तो एक सीधा-साधा जो था वो आदमी था, बल्कि आम जो जनरल आदमी है उनसे भी जो मेरा जीवन का स्तर था वो नीचे था। और उस पे के ऊपर भी बदकिस्मती ये रही कि 78 में हमारे ऊपर एक 307 का मुकदमा बन गया था, तो 84 तक तो मैं जेल में रहा हूँ। अच्छा, आप उस समय कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 18.5 साल थी, तो 5 साल सजा काटी है। उसके बाद आके खेती में लग गया हूँ। क्या और वो केस आंदोलन में हुआ? नहीं, वो गाँव का केस था। और पढ़ते वक्त भी जो था, जितना जब मैं स्कूल से आता था तो सीधा खेत में ही डंगरों के पीछे या खेत का काम बस वही। और रात को भी जो है वो ट्यूबवेल पे जाना, रात को भी ट्यूबवेल चलाना, तो यही दिनचर्या थी। मतलब जैसे बच्चे होते हैं, कहीं खेलते हैं, कहीं आवारागर्दी करते हैं, वो तो कभी टाइम हमें मिला नहीं। हमारा तो या खेत से या स्कूल से बस यही काम जो था। और 1992 में फिर जो है जो देवव्रत आचार्य जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचार्य उस वक्त हुआ करते थे, किसान संघ में थे, तो उनका मैंने एक बार भाषण सुना। तो मैं तो जानता नहीं था संघ सुंघ किसका है किसका नहीं है। तो वो हमारे गांव में गए थे, गांव में उन्होंने भाषण दिया था, तो मेरे को ये लगा कि बोल तो ठीक रहा है, किसान के को ये तकलीफें हैं और इन तकलीफों के लिए हमें भी अपना योगदान उसको सॉल्व करने के लिए डालना चाहिए। तो मैं उनकी 3, 4, 5 मीटिंगों में गया भी। उसके बाद फिर आपके ध्यान होगा भजन लाल जी का टाइम था और बिल रोको आंदोलन चल गया। जो पावर थी वो 29 रुपए पावर से 39 रुपए पावर कर दी थी और उसको वापस करवाने का एक आंदोलन चल गया। तो उस आंदोलन में मेरे को जो नज़दीकी गाँव के लोग थे वो आए और मेरे को पूरी पंचायत करके गांव की और मेरे को गांव का प्रधान बना दिया। तो गांव का प्रधान बनने के बाद तब से लेके आज तक बस चल ही रहे हैं। फिर पीछे मुड़ के जो है वो देखने का टाइम नहीं लगा। तो अभी तक करीब 32-33 साल हो गए हैं लग रहे। एक आंदोलन होता है इस देश में, तकरीबन 13 महीने तक चलता है। उसमें हम देखते हैं कि आप भी अगुवाई कर रहे हैं। अब तो उस आंदोलन को आप क्या मानते हैं, वो कहाँ फेल हुआ? क्योंकि एमएसपी की मांग आज भी जारी है। एसकेएम जो है वो 2 फाड़ हो गया। उस आंदोलन में क्या रहा? क्या सीखा? क्या समझा? देखिए, एक तो आप आंदोलनों का इतिहास देखिए। आंदोलन में ही संगठन बनता है
और आंदोलन में ही संगठन टूटता है। ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। किसी भी आंदोलन को आप पीछे से देख लीजिए, एक संगठन के 2 हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए। अभी पंजाब में 56 संगठन है किसानों के सिर्फ। जी। हरियाणा में भी कई हो गए, यूपी में तो सैकड़ों की तादाद में है। लेकिन ये जो जहां तक एसकेएम का सवाल है, जब ये 3 कानून आए तो इन पे राज्यपाल जी ने रिसर्च किया कि इससे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और पंजाब में सारे राजनीतिक जितने संगठन थे पंजाब के, उनकी भी एक मीटिंग बुलाई, फिर एक रैली उन्होंने की। तो मैंने भी उस चीज को वहां जाके समझा और समझने के बाद मेरे को भी ये लगा कि हाँ, जो है बहुत गलत हो जाएगा। तो मैंने भी सबसे पहले हरियाणा के संगठनों को इकट्ठा किया और हरियाणा के 17 संगठन उस वक्त थे जो एक मंच पे आ गए। और आपको ध्यान होगा कि 10 सितंबर 2020 को सबसे पहली रैली पिपली के अंदर हुई थी, जिसमें हमारे सरकार ने बैन कर दी थी कोविड के कारण, और हमने कहा था कि करेंगे। तो उस पे 104 बैरिकेड हरियाणा के अंदर लगाए थे हमारी रैली को फेल करने के लिए। 54 बैरिकेड खाली कुरुक्षेत्र में थे, लेकिन हमारे बहादुर किसानों ने सारे तोड़े और रैली की। और 3 जगह उस वक्त लाठीचार्ज हुआ, बहुत बुरी तरह से, कईयों की हड्डियां टूटी, कईयों के सिर फटे। और उस दिन मेरे ऊपर भी 22 मुकदमे 307 के दर्ज हुए एक ही दिन में। तो वहां से ये आंदोलन ने गरमाइश पकड़ी और एक मैंने हरियाणा के अंदर कोशिश की थी राष्ट्रीय संगठनों को इकट्ठे करने की, लेकिन वो ज्यादा हो नहीं पाए। 7-8 संगठन इकट्ठे हुए थे, 8 संगठन, वो ज्यादा उसके आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन उससे चर्चा शुरू हो गई और उसके बाद जो वीएम सिंह का इन्होंने एक समूह बनाया हुआ था, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन्होंने भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहा और उसमें इन्होंने 1.5-2 महीने के लगातार प्रोग्राम रख दिए। इतनी तारीख को ये करेंगे, इतनी तारीख को ये करेंगे। और उसी में एक प्रोग्राम था कि 26 नवंबर को दिल्ली कूच। जब दिल्ली कूच का टाइम आया, उसके पहले मेरे को और राज्यपाल जी को इन्होंने बुला लिया और ये प्रस्ताव रखा कि अब दिल्ली कैसे कूच करें। तो मैंने उसमें ये सुझाव दिया कि आपके पीछे ऐसे नहीं लगेगा कोई, एक कॉमन मंच बना लें, सब संगठनों को ये लगना चाहिए कि तो साझा मंच है और ये उसका नेतृत्व तय कर लें, हम एक कमेटी बना दें। तो मेरी बात को वहां मान लिया गया और उसमें जो है उसी वक्त उसका नाम संयुक्त किसान मोर्चा रख दिया गया और उसके 5 मेंबर जो नेतृत्व करने वाले थे वो चुन दिए गए, जिनमें वीएम सिंह, राजू शेट्टी और राज्यपाल जी, योगेंद्र यादव, और 5वां मेरे को रख लिया गया। और उसके बाद फिर जो था राजू शेट्टी जी और वीएम सिंह, ये अपने आप कोई बीमार हो गया क्या हो गया, वो उससे रिजाइन कर गए। उसके बदले में वहां हन्नान मौला और दर्शन पाल वो शामिल हो गए। तो और फिर हमारी ड्यूटी उसमें ये भी लगी थी कि और संगठनों को जोड़े। तो उसमें हमने कई संगठनों से बात की और जो राष्ट्रीय किसान महासंघ था उससे ये उन्होंने ये कहा कि हम शामिल हो जाएंगे। उनमें से फिर डल्लेवाल जी और कक्का, ये दोनों भी उसमें शामिल हो गए। इस तरह वो कमेटी 5 की बढ़ के 7 की हो गई और वो 7 मेंबरों की जो कमेटी थी उसके तहत फिर ये आंदोलन दिल्ली तक आया। हालांकि जब ये मीटिंग हुई कि दिल्ली कूच कैसे करना है इन 7 मेंबरों की, तो उसमें जो बाकी के थे उनका मत था कि जहां बैरिकेड लगाई वहीं बैठे, लेकिन मेरा मत था कि दिल्ली जाना है तो फिर ऐसे तो नहीं जाने देगा कोई। तो मैंने तो फिर वहां पे ये फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि हम तो वहीं बैठेंगे जहां बैरिकेड लगाएंगे, पंजाब वालों ने। और मैंने कहा अभी हम तो हरियाणा में हैं, हम तो फिर हरियाणा से दिल्ली की तरफ ही बढ़ता है हमारा, तो हम तो बैरिकेड सारे तोड़ के जाएंगे। हाँ, अब कोई अरेस्ट करता है तो कर ले, अलग बात है। तो हम उसमें परमात्मा ने दया की, कामयाब हुए और पीछे वो सारे पंजाब का जो लोग थे वो भी फिर सारे आए। इस तरह से दिल्ली की सीमा पे हम पहुंच गए।
और फिर दिल्ली की सीमा से वापस जाने की कहानी किस तरह से शुरू होती है? क्योंकि उन मीटिंग्स में चर्चा रही कि पंजाब के कुछ साथी, पंजाब के कुछ किसान नेता वहाँ चुनाव था तो उसमें अपना भविष्य देखने लगे थे और जो सरकार के उसे तर्क दिए गए उसमें ही ये सोचने लगे कि जो सरकार कह रही है कि उसको मान लें, उन बिंदुओं पर अपनी सहमति ज़ाहिर कर दें। एमएसपी का ज़िक्र नहीं था, वहाँ सिर्फ 3 कानून वापस करने का ज़िक्र रहा। नहीं, ये थोड़ा गलतफ़हमियाँ फैलाई गई कि हुँ, वो इसलिए गए कि उनको सत्ता चाहिए थी। हुँ, समस्या ये थी कि आंदोलन चलते के दौरान हुँ, जितने हमारे लीडर साहिबान थे, वो एक जगह बैठ के वहां से हिले ही नहीं। हुँ, मैंने उनको ये कहा कि हरियाणा के किसान 10 दिन में रिजल्ट मांगते हैं, या उधर हो जाए या उधर हो जाए। पंजाब के लोग लंबा धरना चला देते हैं, और अगर हरियाणा के लोग हमारे से टूट के बैठ गए तो आंदोलन फेल हो जाएगा। हम दिल्ली कूच हमने कर लिया, हफ्ते का टाइम सरकार को दे दें। 3-4 मीटिंगों के बाद 15 दिन के बाद मैंने उनको बोला, हफ्ते का टाइम हम और दे दें सरकार को, या तो मान जाओ, वरना हमारा अगला प्रोग्राम जो होगा वो संसद कूच होगा, और हमारी मांगे बढ़ जाएंगी, हमारी कर्जा मुक्ति की मांग इसमें जुड़ जाएगी। दोनों तरह से डराओ, संसद पे जाएंगे एक, और दूसरा हमारी मांग बढ़ जाएगी दो। दोनों तरीके से उनको डराओ। तो वो मेरे ही खिलाफ हो गए कि नहीं, बंदे मर जाएंगे वहां गोली चल जाएगी। मैंने उनको ये कहा कि भैया हम हाथ बांध लें, अगर हमें ये है कि हमारी तरफ से कोई अटैक करेगा तब गोली चलने के, डंडा चलने के ज्यादा चांस होते हैं। हम रस्सी से हाथ बांध लें, कमीज निकाल दें कि भाई हम खाली हाथ आ रहे हैं और हम मरने के लिए ही आ रहे हैं, या तो हमारी बात मान लीजिए और या फिर मारिए, हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। तो और उसका एक ये करिए कि जो अगला जत्था होगा उसमें केवल प्रधान होंगे, अगर पहली गोली लगेगी तो वो प्रधानों को लगे। तो वो मेरे से नाराज हो गए और उन्होंने उस बात को माना नहीं, और आखिरकार वो लंबे टाइम तक बैठे रहे। जब लंबे टाइम तक बैठे रहे, एक बीच में उसके ये बात भी आई कि जो पंजाब के हमारे भाई थे, उनकी एमएसपी पर बात करने की नीयत भी नहीं थी। उनका कहना यह था कि पंजाब में तो एमएसपी मिल रहा है, जहां नहीं मिल रहा वो तो आए नहीं है, वो तो आंदोलन में बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं है, तो हम ज्यादा जोर जो है वो 3 कानूनों पे रखें। और फिर वो बात ही इस तरीके से शुरू हुई कि सरकार ने कहा कि अमेंडमेंट कर दे। मतलब जब पहली मीटिंग शुरू हुई और पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने मेरे से छुपा के, मेरे से अलग 5 लोगों की एक कमेटी बना दी कि ये 5 लोग बात करेंगे, मेरे को नहीं बताया गया। जब बात शुरू की तो मैंने उनको 1-2 मिनट के लिए रोका, और मैंने रोक के ये कहा कि मंत्री जी आपके कानून सुनने के हैं, ये वापस लीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग मिलेगा इनसे पर हमें नहीं चाहिए, हम तो यहीं ठीक है। तो डल्लेवाल जी खड़े हुए और डल्लेवाल जी ने ये कहा कि हम अनपढ़ थोड़ा ही है जो बता नहीं सकते कि इनमें क्या कमी है, हम इनकी कमियां बताएंगे। मंत्री जी ने कहा था ना बताओ इन कानूनों में क्या कमी है, तो उन्होंने शुरू की थी। मैंने कहा डल्लेवाल जी आप बताओगे, कमियां बता दोगे, लेकिन बात अमेंडमेंट पे आ जाएगी, ये कहेंगे जो आपने कमी बताई हम निकाल देते हैं। अगर अमेंडमेंट पे आपको मंजूर है फिर तो कमियां बताइए, और अगर अमेंडमेंट पे मंजूर नहीं है, जो आप पीछे फैसला करके आए हो कि वापिस कराने, अमेंडमेंट नहीं करानी, ये आप अपनी मीटिंग में फैसला करके आए हो, तो फिर ये अमेंडमेंट पे बात आ जाएगी, आपको मानने नहीं, बात उड़ जाएगी यहीं पे। और वही हुआ, 14 की 14 मीटिंगें इस बात पे खत्म होके वो तो कहते हैं कि बताओ क्या कमी है, हम निकाल देते हैं। इन्होंने 9 कमियां पहले दिन बताई, और मंत्री जी ने कहा कि ठीक है हम अगली अपने सेक्रेटरियों की मीटिंग बुला के अगली मीटिंग आपकी 3-4 दिन बाद बुला लेते हैं। 3-4 दिन बाद मीटिंग बुलाई और फिर कहा जी एक एक पे डिस्कस करिए। इन्होंने कहा जी नहीं हमें तो वापस कराने हैं, और वो वापस कराने का मैटर ही सारी मीटिंगें निकल गई, और आखिरकार सरकार ने बात बंद कर दी। सरकार ने दोबारा बात के लिए नहीं बुलाए,
बल्कि एक एक को संपर्क जरूर किया। अकेले अकेले को कोई कहां तक बोलता है, कोई कहां तक टूटता है। और फिर जहां तक मेरे नॉलेज में आई कि मेरे से छुपा के एक चिट्ठी भी लिखी कि एक कानून वापस ले लो, एक कानून में अमेंडमेंट कर दो, नहीं एक कानून जो है वापस ले लो, एक स्टेट के हवाले कर दो और एक पे कमेटी बना दो। ये बात आई। चिट्ठी ऐसी कोई लिखी गई, मेरे को जो मालूम हुआ, उस पर काफी झगड़ा भी हुआ। तो यानी हालात ये हो गए थे कि आप जो मांग रहे थे वो मिलेगा नहीं, अब उठ के कैसे जाओगे। यहां तक उनकी नौबत आ गई और यहां तक उनके हौसले टूट गए। तब वो चिट्ठी लिखी और लास्ट में आपको ध्यान होगा कि मोदी जी ने हमें बुलाया नहीं, घोषणा ही की है ना सीधी कि हमने 3 कानून वापस ले लिए। तो जब 3 कानून वापस ले लिए और ये 3 कानून ही वापस लेने की मांग कर रहे थे, एमएसपी का तो 14 मीटिंगों में एक में भी जिक्र नहीं किया, बल्कि यहां तक हुआ कि मैंने इनको 3-4 मीटिंगों के बाद ये कहा कि अब इन कानूनों को ब्रेक्ट करिए, इस पे आगे बात नहीं बढ़ रही है, हम दूसरे तरीके से बात करें। हम ये कहें कि एमएसपी का बताइए आप। हम मोदी जी कह चुके हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। अगर ये एमएसपी की हमारी बात मान लेते हैं तो 90% बात मानी गई, और अगर नहीं मानते हैं तो लोगों के सामने बात जाएगी। तो यही माननीय डल्लेवाल जी खड़े हुए बीच मीटिंग और इन्होंने ये कहा कि हम एमएसपी के लिए नहीं आए, हम तो 3 कानूनों के लिए आए हैं। मैंने कहा जी ठीक है, हम इससे आगे क्या कर सकते हैं। तो जब लास्ट में मोदी जी ने 3 कानून वापस लिए, इनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि अब हम क्या कह के बैठें। ये तो बदनाम किया गया इस बात पे कि जो कि पंजाब में चुनाव लड़ने की उनको बड़ी लालसा थी। ऐसा कुछ नहीं था, और बल्कि ये थी कि जो फैसला किया है कि भी जो चुनाव लड़ेगा उसको बाहर निकालेंगे, ये आपसी रंजिश का फैसला था। फैसला तो ये होना चाहिए था कि 12.5 महीने बैठने के बाद और 750 शहीदियां देने के बाद आप अधूरी मांग मान के हमें भगा रहे हो। आप हमारी पूरी बात नहीं मान रहे, उठा रहे हो, और इससे बड़ा आंदोलन हम पूरी अपनी उम्र में कर नहीं पाएंगे। तो अब हमारे पास क्या चाह रहा है, हम आंदोलन बंद नहीं कर रहे, हम सड़क का आंदोलन बंद कर रहे हैं, वोट का आंदोलन शुरू कर रहे हैं। पूरा एसकेएम पंजाब में जाएगा, पंजाब के ही लोगों को खड़े करेंगे, हम खड़े नहीं होंगे, पंजाब के ही लोगों को खड़े करेंगे। और अगर ये फैसला करते वोट का आंदोलन, तो मैं ये गारंटी से कहता हूं कि 100 सीट आती। यानी सारे किसान नेता पंजाब में जाते, सरकार के खिलाफ विरोध करते, सारी पार्टियों के, हमारी कोई सी नहीं है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना एबीसी कोई है। अब इन्होंने फैसला क्या किया कि जो चुनाव लड़ेगा उसको एसकेएम से बाहर करेंगे। वो नेगेटिविटी फैला दी, और वो नेगेटिविटी आज तक फैल रही है, और उस नेगेटिविटी ने पंजाब का जो चुनाव था उसमें कोई वोट नहीं पड़े। और उसमें क्या किया, जो हमारे से जलते थे उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, अंदरूनी सपोर्ट। अच्छा, किसान नेताओं में ऐसा भी रहा कि एक दूसरे को लेके इस तरह का ईर्ष्या द्वेष इस तरह ये यही था जो चुनाव का उन्होंने बहाना बनाया ना, वो यही था। और उसमें क्या हुआ, कई लोगों ने तो एक तरफ किसान यूनियन का झंडा था गाड़ी पे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का था। अब आम आदमी पार्टी को इतनी वोट डल गई, इसीलिए डली ना, और उनको इतनी वोट डलने से अब फिर उनके आगे बैठे हैं। यानी बीजेपी ठीक नहीं, कांग्रेस ठीक नहीं, अकाली दल ठीक नहीं, कोई और पार्टी ठीक नहीं, आम आदमी बहुत बुरी है, आप खड़ना नहीं है, फिर तो अंग्रेजों का राज ही वापस ले आना पड़ेगा। तो ये जो सोच थी, इसका ये बना दिया गया कि वो लोग इसलिए वापस गए कि चुनाव लड़ना था। मैं कहता हूं नहीं, वो लोग इन्होंने बदनाम कर दिए। चुनाव सारे अगर चुनाव में मदद करते उनकी, तो पंजाब में किसान राज आता। हर आंदोलन से राजनीति निकली है, और उस राजनीति ने देश में सुधार किया है। चाहे आप अन्ना आंदोलन के लगा लो, चाहे आप 77 वाले आंदोलन की लगा लो,
हर आंदोलन से राजनीति निकली है, राजनीति ने एक बार सुधार किया, चाहे थोड़ा किया चाहे ज्यादा किया है। और इसमें किसान राजनीति पहली बार देश में निकलनी थी जिसमें हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपने भी उसी समय पार्टी बनाई थी? हाँ, मैं तो ही तो बता रहा हूँ, मैं भी तो बीच में ही हूँ उसके, मैं भी तो बीच में हूँ। मेरे खिलाफ भी तो यही प्रचार किया गया ना, मैं तो आज तक इस स्कैम से बाहर हूँ, यही प्रचार किया गया। अब सवाल ये है कि सड़क की लड़ाई से क्या हमने मनवा लिया? इतना बड़ा वो आंदोलन हुआ और उसके बाद अब फिर हुआ, रिजल्ट जीरो, खाली बंदे मरवाए, खाली इसमें 5 लोग की आंखें गई, एक आदमी की जान गई, 750 पहले आंदोलन में गए, हासिल क्या हुआ? जी, अब हमारे पास 2 चीजें, एक हमारे पास है अपनी फसल, हमें हड़ताल करनी है तो हम ये हड़ताल करें कि हम नहीं बीजेंगे, या हम अपने काबिल बीजेंगे जितनी हमें अपनी जरूरत की, उसके फालतू हम बाजार में बेचने वाली बीजेंगे ही नहीं, या हम बीजेंगे तो उसको बाजार में नहीं बेचेंगे। ये आंदोलन हम करके देखे का बिल्कुल जीरो का बच जाएगा, कोई कामयाब नहीं होगा। क्यों? हमारे में कांग्रेस वाले हैं, हमारे में बीजेपी वाले हैं, हमारे में दूसरे तीसरे, वो जाएंगे बेचना। मैंने पहले गेहूं रोकने का आंदोलन किया था, नहीं कामयाब हुआ। दूसरा हमारे पास वोट है, 65% वोट के मालिक है हम, 35% से राज आता है, तो फिर हमारा राज क्यों नहीं आ सकता? आजादी में कुर्बानियां दी, सिर दिए, एक वोट की पावर मिली ना, और वो ही हमने खो दी। वो उसका हम यूज नहीं करते। वो हमने किसको दी? जितने पैसे खर्चे, जितने 5 करोड़ खर्चा हम उसकी तरफ चले गए, जितने 10 करोड़ खर्चा उसकी तरफ चले गए। हमारे देश में क्या हो रहा है? अगर एक तरफ साधु खड़ा दिया जाए, देवता खड़ा दिया जाए, उसके पास पैसा ना हो, और दूसरी तरफ राक्षस खड़े, वो 10 करोड़ खर्चे, तो राक्षस जीतेगा। इस विधानसभा चुनाव में आपको 1100 वोट मिले सिर्फ। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि यहां क्या है, यहां माहौल क्या बना दिया कि राजनीति तो राजनीतिक पार्टियों ने ही करनी है, और हमारे चुनाव का जो सिस्टम है वो लोकतंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र है। जो एमएलए को टिकट मिलेगी बीजेपी से, कांग्रेस से, जो भी एबीसी से, वो चुनाव लड़ेगा, उस पार्टी की वोट उसको पड़ेगी। लोग देखेंगे कांग्रेस को हराना है कि बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है या बीजेपी को जिताना है, उसी हिसाब से वोट डालेंगे। बंदे की काबिलियत नहीं है। और टिकट किसको मिलेगी? जो 5 करोड़ पार्टी को देगा, और जो 5 करोड़ पार्टी को देगा फिर 10 करोड़ चुनाव पे खर्चेगा, वो माला फिरेगा क्या? हरियाणा के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपको टिकट ऑफर हुई कांग्रेस की ओर से? हाँ हुई, कांग्रेस की तरफ से ऑफर हुई थी लोकसभा में, लेकिन बाद में वो मुकर गए उससे। कौन सी सीट पर बात हुई थी? कुरुक्षेत्र। और किससे बात हुई? दीपेंद्र हुड्डा से, लेकिन बाद में वो मुकर गए। मेरा राजनीति करने का मेरे को कोई शौक नहीं है। राजनीति के का जो अर्थ था वो केवल ये था कि दूसरा रास्ता नहीं है, आंदोलनों से हम आर्जी राहत, आर्जी, जैसे कहीं पे हमारी कोई फसल नहीं बिकी, हमने कहीं पे सड़क पे बैठ गए या किसी अफसर का घेराव कर लिया, और वो उन्होंने कह दिया चलो खरीद लो। जो परमानेंट कानून बनते हैं वो तो या विधानसभा में बनेंगे, राज्यसभा में बनेंगे, और इससे लोग भी दुखी हैं। अब ये सड़क रुकी रही तो अगर लोगों को पूछो आसपास के कितने दुखी थे, अगर उनका बस वो ये था कि वो बराबर में इसलिए वो डंडे उठा के नहीं आए कि उनको के किसान लोग हैं, शर्म आती थी उनको, वरना इतने दुखी थे कि यार सड़क रोक के बैठ गए, साल भर हो गया। ऐसी ये आंदोलन होता है, सड़कों के आंदोलन से लोग दुखी होते हैं। और वोट हमारे घर की, उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। और फिर दूसरी चीज, अगर एक आदमी लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा उसमें एमएलए बनेगा और वहां वो अंदर की बात रख सकता है। उदाहरण के तौर पे हमारी धान है 10 सितंबर को पक जाती है, उसकी खरीद 1 अक्टूबर से होती है। तो अगर हमारा आदमी विधानसभा में बैठा है, संसद में बैठा है, तो बहस कर सकता है ना, भैया इसको उनको बदलो, इसको पहले 20 दिन एडवांस कर दो, क्योंकि नहीं बीज आगे। अब तो हमारी कौन सुनेगा।
तो जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने आपको टिकट ऑफर करी, आपने उनको जाके शिकायत पेश नहीं की क्या? आपने तो बोला था कि मैं चुनाव लड़ूँगा या आपको टिकट दिया जाएगा इस तरह से? ये राजनेता हैं, हुँ, जब इनको गर्ज होती है ना, तब तो इनसे तलवे चटवा लो, और जब इनकी गर्ज पूरी हो जाती है ना, फिर किसी को नहीं पूछते। उनको क्या था, दीपेंद्र ने तो कह दिया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की वर्डिंग ये थी कि ये बन तो जाएगा, लेकिन फिर बोलेगा हमारे आगे, ये चापलूसी तो करेगा नहीं। हुँ, और कोई भी राजनीतिक पार्टी चापलूस चाहती है, इसलिए उन्होंने किनारे कर दिया। हुँ। और फिर आपने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। नहीं आपको पछतावा होता है कि क्यों चुनाव लड़ा? 1100 वोट मिले सिर्फ? नहीं, पछतावा तो इस बात का ज्यादा होता है कि जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, वहां पे 6000 एकड़ में एक झील थी, हुँ, जो मैंने आंदोलन लड़के छुड़वाई थी। हुँ, एक फसल होती थी, आज में 2 फसलें 3 फसलें होती है। वो ट्यूबवेल भी नहीं लगता था, बोर भी नहीं होता था, सब कुछ वहां है। ठीक बात है। अब उन्होंने भी वोट नहीं डाले। हुआ क्या, क्यों नहीं डाले? कि भाई बीजेपी को जरूर हराना है। अब बीजेपी को तो कांग्रेस वाला हरा सकता है, और बाकी जिसको वोट पड़े हम डालेंगे, वो उतनी वोट कांग्रेस की कम हो जाएगी। हुँ, इसलिए बीजेपी का हराना जरूरी है, तो इसलिए कांग्रेस को डाल दी। ये भी उसमें एक बड़ा कारण था। मैं खाली मेरे को नहीं, किसी को भी नहीं पड़ी, ना जेजेपी को पड़ी, ना चौटाले को पड़ी, ना और एबीसी को पड़ी, या बीजेपी की आई या कांग्रेस की आई। हुँ, ये भी उसमें एक बड़ा कारण था। दूसरी चीज, जो हमारे ही लीडर हैं, उन्होंने ये बात फैला दी कि आंदोलनकारी राजनीति की थोड़ा ही होता है। हुँ, आंदोलन राजनीति, आंदोलनकारी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बात फैला दी, नेगेटिविटी। हालांकि मैं जो चुनाव लड़ना चाह रहा था, वो इसलिए लड़ना चाह रहा था कि मैं जो आंदोलन सड़क पे करता हूं, सड़क की बजाय मैं विधानसभा में जाके करूं, हुँ, संसद में जाके करूं, और वहां पर उनको अगर आंदोलन हम करेंगे, मान लिया एक आदमी हड़ताल, डल्लेवाल ने हड़ताल रखी, सड़कें बैठ के रखी, लोग दुखी। अगर अगर एक एमपी संसद में बैठ जाए और वहीं पे भूख हड़ताल कर शुरू कर दे, तो क्या संसद हिलेगी नहीं? क्या हुँ, इससे 100 गुना वजन ज्यादा नहीं पड़ेगा क्या? हुँ, बस यही बात मैं इनके दिमाग में बिठाना चाह रहा था, उनके मैं बैठती नहीं तो क्या कर सकते हैं, हुँ। जैसे लोग चलेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। किसान आंदोलन का जो सीधा असर है वो माना जा रहा था कि चुनाव पर पड़ेगा। बीजेपी जीत गई हरियाणा में, फिर से सरकार बना ली। तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट होता है? और होता है तो कहाँ होता दिखता है, है? उनके फायदे में भी होता है कई बार। हुँ, अब जैसे किसानों ने आंदोलन किया, सड़क रोक ली। हुँ, अब सड़क रोकने से जितने दुखी हुए वो उस पार्टी को वोट डालेंगे। हुँ, अब बीजेपी की वोट पंजाब में पिछले इलेक्शन में 9% थी, हुँ, उसके अगले में 18 होगी, अब और बढ़ गई। हरियाणा के अंदर बीजेपी का स्पष्ट बहुमत आया, आज तक नहीं आया था। हुँ, क्यों? जो एंटी लोग थे, जो मजदूर थे, जो शहर वाले थे, उनसे चेहरे किसानों का तो यही पैसा रह गया, सड़क पे बैठने का। ये कौन सा तरीका है? सड़क पे बैठ के सड़क रोक ली, हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं भाई? हुँ। एंटी हो गए क्या इसमें आप। हम ये कारण भी माने सर कि जो आंदोलन है वो शुरू होते सामूहिक तौर पे और फिर आंदोलन बीच में हो जाते जातीय तौर पे, जैसे कि रेसलर प्रोटेस्ट था या फिर किसान आंदोलन भी रहा कि गाने भी वैसे ही चले कि जट पंजाब दे आए हुए हैं, इस तरह वाले। नहीं, वो तो सरकारें करती हैं। हम्म, आंदोलन जो था, आंदोलन कोई ना एक जाति का था, ना एक धर्म का। हाँ बिल्कुल इसी तरह से शुरू हुआ आंदोलन। हाँ, लेकिन चलते चलते सोशल मीडिया पे वो भी कहीं भी वो वो एक जाति में सिमट के रह गया। देखिए, वो तो क्या है, बीजेपी के पास आईटी सेल इतना तकड़ा है, बीजेपी के लोग इतने वो है, कट्टरवादी हैं। और अब जो बीजेपी की सरकार बनी, अब रिजल्ट आने के बाद आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था कि आपने आंदोलन के जरिए कांग्रेस को एक पूरी फील्ड बना के दी। क्या सच्चाई उसकी? एक्चुअली मेरे घर में वही कह रहा हूँ ना, हाँ, कि ये मीडिया जो है वो बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। मेरे कहने का अर्थ ये था कि कांग्रेस ने कोई आंदोलन नहीं किया, हाँ, कांग्रेस ने अपोजिशन का फर्ज भी नहीं निभाया। जब 3 कानून बने थे, जब वो देश के खिलाफ हैं, तो अपोजिशन का बोलना धर्म बनता है ना। नहीं बोले, उन्होंने तो अपोजिशन का धर्म भी नहीं निभाया। हमने आंदोलन किया,
हमारी वजह से माहौल बना कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, अब उन्होंने इसका अर्थ ये निकाल लिया मीडिया ने कि देखो गुरनाम सिंह खुद कह रहा है कि बीजेपी ने वो करवाया था, बीजेपी के लिए हमने काम किया। हमने काम तो किसानों के लिए किया, लेकिन जहां भी आंदोलन होता है वो सरकार के विरुद्ध होता है। पंजाब में आंदोलन हुआ, हालांकि उनका आंदोलन सेंटर के विरुद्ध था, लेकिन स्टेट सरकार के विरुद्ध जा रहा है। तो जो भी सत्ता पक्ष होता है उसके खिलाफ वो आंदोलन जाता है और अपोजिशन का हमेशा फायदा होता है। तो वो जो 2021 वाला आंदोलन था, वो उसमें किसान मरे, किसानों ने आंदोलन किया, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस को तो उसका बैठे बैठे फायदा ये रहा कि लोगों के दिमाग में ये आ गई कि बीजेपी को जरूर हराना है, ये उनके दिमाग में आ गई और ये उसको हराने के लिए कांग्रेस के पास वोट चली गई। तो वो दोनों होगी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अच्छा, अब जो दूसरा आंदोलन हुआ, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब ने हालांकि अब तो अनशन तोड़ लिया है, इससे किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? सरकार को फायदा हुआ, किसानों को नुकसान हुआ। तो आगे फिर किसान नेताओं पर किस तरह से यकीन किया जाए? हर किसान नेता इस संदेह में आ गया ना। राकेश टिकैत साहब के बारे में ऐसा कहा जाता कि वो आंदोलन में मध्यस्थता कर देते हैं सरकार के साथ, के आंदोलन को उठवा देते हैं, ऐसा इस तरह उनके बारे में कहा जाता है। तो फिर किस तरह से किसान आगुओं पर यकीन करें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यकीन कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि सारे ही आगू गलत हो गए। अब देश की आजादी की लड़ाई थी, देश में वो लोग भी थे जो देश के लिए फांसियों पर चढ़ रहे थे और देश में वो लोग भी थे जो अंग्रेजों के दलाल थे, वो भी थे। वो लोग भी थे जिन्होंने उन शहीदों के ऊपर गवाहियां दी थी। ठीक है ना। तो ये तो सारी तरह के होते हैं। अब किसान आंदोलन है कि वो लोग भी हैं जो किसान आंदोलन को बेच देते हैं और वो लोग भी हैं जो किसान आंदोलन के लिए सारा कुछ बर्बाद करने को भी तैयार है, जेड़े काटने को भी तैयार हैं। सरकार लालच देती है, उसको भी ठोकर मार देते हैं, वो लोग भी हैं। तो इससे विश्वास कम जरूर होता है, लेकिन ये सोच के कि सारे ही गलत हैं, किसी काम में सारे गलत नहीं होते। अभी आप देखेंगे कि किसानों ने जो भी आंदोलन किए हैं उनसे सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में तो खड़ा किया ही है ना। और फिर जो आंदोलन किए वो कहीं कोई गलत मांग पे भी नहीं किए। लेकिन ये अलग बात है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए दो फाड़ कर देता है, कोई अपने स्वार्थ के लिए पीछे हाथ खींच लेता है, अलग बात है, लेकिन सारे तो ऐसे नहीं है ना। अब जो ये आंदोलन हुआ, अब इसमें हरियाणा के जो किसान नेता हैं, उनकी एंट्री शायद नहीं हुई इस आंदोलन में। आप भी गए, ये क्या कारण रहा कि पंजाब और हरियाणा क्यों अलग-अलग दिखा? तो फिर जीत गए क्या? अगर हरियाणा को साथ में नहीं लिया तो फिर जीत गए क्या? आगे दिल्ली। ये जो अहंकार होता है कि मैं सबसे बड़ा लीडर बनूं, दो तरह की लालच आ जाते हैं, एक हीरो बनने का, एक पैसे कमाने का। और जहां ये दोनों लालच आ गए वहां पे आंदोलन भटक जाता है। अगर लालच करना है तो फिर कोई और काम करें, फिर लोगों को संगठन में तो कोई काम करने का मतलब नहीं है, कुछ और करें। फिर अगर लालची करना है या चौधर करनी है फिर तो कहीं राजनीति कर लें, राजनेता हमें बताते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर कोई अपना नाम चमकाने के लिए आंदोलन करेगा तो राजनीति तो वो है इसलिए। आप गए वहां आंदोलन में, डल्लेवाल साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं हमारे साथ या मैं 3 बार गया हूँ। एक बार तो 500 आदमी लेके गया था और ना 1 मिनट के लिए स्टेज पे बोलने का टाइम दिया, ना नाम लिया स्टेज पे, ना इस बात पे सहमत हुए कि भाई हम सारे इकट्ठे होकर लड़े तो ज्यादा वजन बनेगा, ज्यादा इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और फिर एमएसपी का जो मैटर है ये तो हम उस वक्त जो था जब मिनिमम एजेंडे पे ही तो एसकेएम बना था कि 3 काले कानूनों पे और एमएसपी पे, इस पे इकट्ठे लड़ेंगे, वरना तो सबके संगठन अलग अलग थे ही। इन 2 मुद्दों पे हम इकट्ठे थे, इस बात पे ही एसकेएम बना था। तो अब उसको 2 फाड़ करना जो है ये कहाँ की समझदारी है। 3 बार मैंने प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं। अब जब ये आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद आपकी बातचीत हुई डल्लेवाल साहब से, पंधेर साहब से? नहीं, उसके बाद मेरी बात नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई।
तो उसके फिर बाद को बात करने का बचा भी नहीं है, किस मुद्दे पे बात करें। हम्म, तो फिर अब आगे आंदोलन होने की गुंजाइश आपको दिखती है? देखिए आगे मेरे को ये लगता है, जो मेरे दिमाग में बात बैठी है हम्म, कि आगे अगर ना आंदोलन करें हम्म, तो सरकार या ये राजनीतिक पार्टियां इस पूरे देश को बेच डालेंगी। हम्म, जिनको हमारे शहीदों ने फांसियों पे चढ़ के आजाद कराया था, इस देश को बेच डालेंगी। आज देश की हालत देखिए, आज अमीर और अमीर हो रहा है और वो अमीर निचले को खा रहा है, और निचले को खाते खाते सबसे निचले की हालत ये है, 1 करोड़ भूखमरी, 2 करोड़ भूखमरी, 10 करोड़ भूखमरी, और आज 23 करोड़ लोग देश में ऐसे हो गए जिनको केवल 2 टाइम की रोटी नहीं है। आज 9 ऊपरले आदमी ऐसे हो गए हैं जिनके पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। हम्म, ये 2 साल पहले का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, उसके बाद तो हजारों करोड़ फिर रोज के कमा रहे हैं। हम्म, तो अब आप देखिए देश का हाल, जो देश की पब्लिक की जरूरतें थी, अब ट्रेनें बेच डाली, हवाई अड्डे बेच डाले, बंदरगाहें बेच डाली, बैंक बेच डाले, कंपनियां बेच डाली, 1-1 रुपए किले में जमीन बेच डाली, प्राकृतिक संपत्ति बेच डाली है जी। तो देश बचेगा कैसे? अभी कई लाख इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, छोटी बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री को खा गई, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा गई, मॉल दुकान वाले को खा गया। अब अभी ये आगे जो और आ रहे हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, रोबोट, मजदूरी भी खाएंगे। आप बेरोजगारी का आलम देखिए देश के अंदर, मतलब कई बार तो खून जलता है कि 10,000 रुपए में एक बच्चा बीए करके, एमए करके 10,000 रुपए में किसी मॉल में, किसी उसमें फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम कर रहा है। 12-12 घंटे खड़ी ड्यूटी, बेंच भी नहीं है बैठने के लिए। क्या जिंदगी बची है उनकी? इस देश के लिए लड़ेगा कौन? और जो तो जी जो किसान आंदोलन में शामिल हुए नौजवान, जो कि राजनीतिक घरानों से नहीं थे, जो किसी बड़े परिवार से नहीं थे, उन पर जो केसेस लगे हैं, क्या वो खत्म हो चुके हैं, सरकार की ओर से वापस लिए जा चुके, चाहे पहला आंदोलन हो, चाहे दूसरा आंदोलन हो? देखिए हरियाणा के तो केस खत्म हो गए थे। हरियाणा के 64 केस के करीब बचे थे। तो हमने एक बार रोड जाम का प्लान बनाया था, तो वो सरकार ने वापस ले लिए थे। और उसके अगले और पिछले केस कुछ हैं, वो शायद 50-60 कितने केस हैं, वो अभी पेंडिंग हैं। तो वो मेरे पे भी अभी 17-18 हैं वैसे तो, लेकिन उस आंदोलन के नहीं, उसके अगले पिछले आंदोलनों के। और रेलवे के केस थे, हमने एक दिन रेलवे बंद करने का प्रोग्राम किया था, वो भी वापस हो गए थे। लेकिन जो 26 नवंबर के दिल्ली के केस थे, वो केस शायद अभी वापस नहीं हुए, और उसके लिए एसकेएम ने भी अभी तक कुछ नहीं किया है। करना चाहिए। अगर हम उन लोगों के साथ नहीं खड़ेंगे तो फिर वो लोग हमारे साथ कल क्यों खड़ेंगे? अब इन आंदोलनों से कुछ चेहरे तो अच्छे चमक जा रहे हैं, खूब गाड़ी में आते दिखते हैं, किसान नेता भी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में आते हैं। तो वो जो बैलगाड़ी जोड़ के अपने गांव से जो किसान आ रहा है, धूप में बैठ रहा है वहां पे 13-13 महीने या 6-6 महीने भी, उसको क्या मिल रहा है? देखिए मिलने को तो ये है कि अगर ये आंदोलन ना होता तो अभी तक बहुत कुछ बदल चुका होता। जो हमारा जो प्रयास है वो किसानों की रोजी रोटी बचाने का है। अभी हमारे देश में 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। बड़ा किसान तो यहाँ है ही नहीं। और अगर इनके पास ये जो 3 कानून है वो लागू हो जाते तो ये मानिए तो सारा कारपोरेट के पास ये जमीन जानी थी। और अब जिस तरीके से मोदी जी जो है, जो अमेरिका के प्रभाव में आ रहे हैं और एक टैरिफ युद्ध शुरू हो गया है, तो अब भी जो है वो खतरा दोबारा से पैदा हो गया है। या इन्होंने जो अभी मंडीकरण का मसौदा भेजा है, उसके तहत प्राइवेट जगह को मंडी मानेंगे, तो मान लिया सेलर गोदाम को मंडी मानते हैं, मान लिया सेलर को मंडी मान लेते हैं, तो उसमें जाएगी तो मंडी तो अपने आप टूट जाएगी। मंडी में क्यों जाएगा कोई? उस पर यह भी कर दिया कि जो प्राइवेट मंडी होगी उस पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा, तो 6.5% उसका खर्चा बचेगा, तो मंडी तो गई। और उसके बाद उसका रिकॉर्ड भी नहीं बचेगा कि उसने कितनी खरीदी, स्टॉक सीमा वाला भी गया। उसके बाद वो ब्लैक करेगा,
जब उनके चंद लोगों के हाथ में सारा सामान चला जाएगा तो फिर खाने वाला मरेगा। खाने वाला, जहां आज हम कहते हैं कि 25 रुपए किलो की गेहूं महंगी है, वहां ये आटा 50 रुपए किलो में मिलेगा। तो खाने वाला के लिए वो तो ऐसे करके जो कानून बन रहे हैं, अब उनमें नुकसान तो जनता का ही होगा। जहां तक नेताओं का सवाल है, वो तो कहीं ना कहीं फिर सेटिंग कर लेंगे। जो आप बोल रहे हैं कि कई बिक जाते हैं, कई सेटिंग, वो तो फिर कर लेंगे। उनका क्या बिगड़, मरेगी तो जनता। उस जनता को बचाना जरूरी है। ये जो सेकंड पार्ट का जो आंदोलन रहा, किसान नेता जाते हैं, मीटिंग करते हैं और उसी दौरान उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आपको लगता है कि साजिश थी या पहले से सहमति थी? देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जब किसी चीज का कोई सबूत ना हो तो उसके बारे में कहना अच्छा नहीं है। लेकिन ये था कि सरकार भी इस बात से खफा थी कि या तो कुछ कर लो। भाई दिल्ली जाने के लिए जाए हो, जाओ दिल्ली या मर जाओ, दोनों कामों में से एक कर लो। या अरे भाई एक बैरिकेड लगा दिया सड़क पे, करे ना यहीं से टक्कर मार के जाएंगे, बाकी सारा साइड से खाली पड़ा है, वहां से चले जाओ, वो गिरफ्तार कर लेंगे, वो मार देंगे, कुछ करेंगे, कुछ तो करो। अब ऐसे ना वहीं से जाएंगे, अब वो लोगों का भी नुकसान, अपना भी नुकसान, सड़क पे बैठे हैं तो फिर आखिर सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन फिर भी जबरदस्ती करना जो है हम उसको गलत मानते हैं। आपको लगता है गलत आंदोलन खत्म हुआ या आंदोलन आगे जारी रहना चाहिए था? नहीं, आंदोलन जिस तरीके से जारी था इस तरीके से तो आंदोलन का कोई फायदा नहीं होता। आंदोलन तो करो या मरो का होना चाहिए। या तो हम अपनी बात मनवा लें या सरकार हमें मार दे, इस तरह का आंदोलन होना चाहिए। वरना जो हम कहते हैं कि हाँ एक जगह बैठ के हम तो यहाँ से उठेंगे ही नहीं, तो वो तो फिर सरकार के पास तो पावर अपनी ना दिखाई तो अलग बात है, जब पावर दिखाने लगे तो सब कुछ है उनके पास तो। ठीक है ना। और मेरे ख्याल से कि आंदोलन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे लोग दुखी हो। सरकार दुखी हो वो करें, या अधिकारी दुखी हो, या एमपी एमएलए राजनेता दुखी हो, वो तो करें तो ठीक है। और सड़क का तो एक दिन का 2 दिन का इतना चल जाता है, परमानेंट नहीं चलता। आप नायब सैनी से मिले थे, बड़ी आलोचना हुई आपकी। हाँ, देखिए, अब एक आदमी है जो कहता है कि मेरे से मिल लो, ठीक है, और वो तो मिले तो अच्छा है, और हम मिल लिए और किसानों की मांग रख दी तो बहुत बुरा हो गया। बहुत, ये कौन लोग हैं बुरा कहने वाले? ये बुरा कहने वाले कौन लोग हैं? जो मेरे से जड़ते हैं, वही हुए ना। तो ये जो आपस की जलन है यही बेड़ा गर्क कर रही है। अब उसमें क्या मैं बीजेपी में शामिल हो गया या उनसे मेरी मित्रता हो गई, अपनी मांगे रखने के लिए गए हैं, रखी हैं, सबके सामने रखी हैं। 28 आदमी थे हम, अकेला तो नहीं था ना। अकेला चला जाए फिर भी दाग लगा दे आदमी। 28 आदमी गए, सबके बीच में मिले, सबके बीच में बात हुई और 2.5 घंटे तक बड़ी अच्छी तरह सुनी हुई। तो सुनेंगे तो ही हल निकलेगा। अब जैसे सरसों खरीद थी, हर साल 28 मार्च से या 26 मार्च से पिछले साल आई थी, ये आती थी। अब की बार 15 मार्च से आ गई, तो मिलने का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? पैसे रुके हुए थे और पता नहीं किस चीज के थे, वो उस वक्त आ गए थे, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? किसानों पे मुकदमे बने हैं और कईयों के पासपोर्ट रुके हुए हैं, कईयों के लाइसेंस रुके हुए हैं, तो उसके लिए उनसे मिले तो हमारा अपनी मांग रखना तो फर्ज बनता ही है। तो उसमें जो था, बाकी कहने वाले तो जो है वो गुरु नानक देव जी को भी कहा है, क्या कर सकते हैं। एसकेएम को एक करने की पहल राकेश टिकैत साहब बोले कि उन्होंने भी की, आपने कहा कि आपने भी की, तो क्या ये संभव लगता है? ये पिछले पिछले आंदोलन में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उन्होंने भी की, उन्होंने भी की, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी उन्होंने। हमने की, हमारी भी नहीं सुनी उन्होंने। एसकेएम वाले खुद भी गए, उनकी भी नहीं सुनी उन्होंने। और वही एक कारण भी रहा कि अहंकार किसी का नहीं बचता, ऊपर वाला अहंकार के विरुद्ध होता है, अहंकार नहीं करना चाहिए किसी। तो फिर ये जो आंदोलन हुआ वो आपके लिए बड़ा निराशाजनक रहा?
हमारे लिए क्या निराशाजनक रहेगा, हमें तो कई बार लठ लग लिए तब निराशा नहीं आई, जेड़े काट ली तब निराशा नहीं आई, मुकदमे कई बार वारंट अभी आ रहे हैं तब निराशा नहीं। हमारा क्या निराश होगा, हमारी तो जिंदगी ऐसी गुजरेगी। आपने शिकायत पेश की आंदोलन जब खत्म हुआ, ये डल्लेवाल साहब को ले जाया गया, अब तो उन्होंने अनशन भी तोड़ दिया, कि क्या मिला इस आंदोलन से? सबको शामिल करते तो हो सकता है कुछ बेहतरी होती। बहुत भारी गलती थी उनकी, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता हूं मैं, वो माने ना माने, लेकिन उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। इससे देखो उनकी अपनी सेहत का भी नुकसान हुआ और किसानों की रेपुटेशन का भी नुकसान हुआ, और जो आगे विश्वास कम हुआ, अब जो आंदोलन करना पड़े तो अब उतने किसान नहीं आएंगे, वो नुकसान भी हुआ। और बीजेपी को तो इससे सीधा सीधा फायदा हुआ, सीधा सीधा फायदा हुआ बीजेपी को। तो कैसे? क्यों, दिल्ली में उनकी सरकार आ गई, हरियाणा में उनकी सरकार आ गई, पंजाब में उनकी वोट बढ़ गई। अरे तो एक माहौल ऐसा बन गया कि जहां आंदोलन होता है वहां फायदा सत्तारूढ़ दल को होता है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम आंदोलन को लंबा 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 इतना कर देंगे जिसका कोई 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 मतलब ही नहीं होगा, जब लोगों के अंदर ये भावना बैठ जाएगी कि ये यार चौधर के लिए बैठे हैं या बात मनवाने के लिए बैठे हैं। देखिए, अगर हम 8 दिन आंदोलन करें, 10 दिन आंदोलन करें और उसमें या तो इधर लग जाए या उधर लग जाए, तो लोगों के मन में सद्भावना आ जाती है, ठीक है ना। और अगर हम ऐसे लंबे 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 आंदोलन करेंगे, और एक बात मेरे और याद आ गई, अब टिकैत साहब को तो मैं तारीफ करता हूं, टिकैत साहब तो ज्योतिषी निकले, जिन्होंने ये बता दिया कि ये उस आंदोलन से 1 महीना लंबा चलेगा। उन्होंने ये भी बता दिया था कि इस दौरान खत्म होगा, बता दिया था ना, तो वो तो ज्योतिषी निकले, उनको तो मैं सल्यूट करता हूँ कि भैया देखो क्या कैसे। तो क्या सरकारें करवाती हैं आंदोलन? नहीं, मेरे को नहीं पता सरकारें कराती हैं कि नहीं कराती हैं, लेकिन लेकिन उन्होंने बताया, पहले सरेआम बताया, मीडिया में बताया कि उससे लंबा चलेगा, इतने दिन चलेगा, और उतने दिन चला, उतने दिन चला, तो फिर उनकी तारीफ तो बनती है, विज्ञान तो रखते हैं। अब कांग्रेस को बतौर विपक्षी दल आप कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं? नहीं, कांग्रेस नहीं, विपक्षी दल का तो रोल अदा ही नहीं कर रही कांग्रेस, इसीलिए बीजेपी है भी, कि विपक्षी दल का रोल अदा नहीं कर रही है। वो तो क्या है, एक बार संसद में खड़ के बोल दिया तो बस हो गया विपक्ष का काम। काम ये होना चाहिए कि वहां पूरी बहस करो तर्कदार, अगर वहां नहीं मानी जाती तो फिर जनता के बीच में। सबसे बड़ी अदालत तो जनता है, सांसद सबसे बड़ी अदालत नहीं है। अगर वहां बात नहीं मानी जाती तो अपोजिशन का फर्ज बनता है जनता के दरबार में आना, कि भैया ये गलत कर रहे हैं, अब आप उठो, अब आप हम चले, हम घेरेंगे उस सांसद को। तो वो काम नहीं वो करते, वो पहले वाला तो करते हैं, वो दूसरे वाला नहीं करते। और दूसरा मैं एक बात बता दूं कि हमारे देश को बचना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग कारपोरेट से आ रही है। कारपोरेट के पक्ष में कानून तो 1 मिनट में बन जाता है, यहां तक है कानून संसद नहीं बनाती, कानून का ड्राफ्ट वो बना के भेजते हैं कारपोरेट वाले, वो तो खाली साइन करते हैं। यहां तक नौबत हमारे देश की आ गई है। अगर इस पार्टी को 1000 करोड़ दिया तो इधरली पार्टी को 500 करोड़ दे दिया, वो 500 करोड़ ने जो सवाल करने थे नहीं करेगी, जो आंदोलन करना था वो नहीं करेंगे, जो बोलना था वो नहीं बोलेंगे। अब आपका आगे का क्या प्लान है? कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या क्या क्या? नहीं, पार्टी तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैंने जो पार्टी रजिस्टर करवाई थी वो भी रद्द करवाऊंगा। चुनाव लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है, और आत्मा मारनी पड़ती है, वो शायद नहीं मेरे बस की, तो वो तो मैं पार्टी रद्द करवाने का मैंने फैसला कर लिया है। आपके इलाके के लोग आपकी हार के बाद मिलने आए आपसे? नहीं, मिलते तो रहते ही हैं, मिलते तो उसी इलाके के लोग अभी फिर आए कि हमारा सड़क का पैसा दिलवा दो महाराज। अच्छा, ऐसे अफसोस जाहिर किया कि हमने। हाँ, अभी फिर हम फिर उन्हीं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, हालांकि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर ये सोच के कि यार इनको नहीं परमात्मा ने समझ दी है, तो परमात्मा ने दिमागी तौर पे ऐसे उनको बना दिया है, तो इसमें उनका खोट नहीं है। उन पे तरस खा के और अपना समझ के कि चलो हमें अगर परमात्मा ने कोई कैपेसिटी दी है, उसमें हमारी कोई गुणवत्ता नहीं है, ये तो उस मालिक की देन होती है।
और उसका सदुपयोग दुनिया के लिए, जनता के लिए कर लिया जाए तो ज़रूर करना चाहिए। और कब हवा निकल जाए ये नहीं पता, ये भी उस मालिक की मर्ज़ी है। तो तब जब तक हैं तब तक हमारा धर्म बनता है करना। सर बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए, जी, आपने बातचीत की, बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया, बहुत आभार सर आपका। थैंक यू। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने टाइम दिया और आपने बड़े अच्छे सवाल भी किए और उनका जानी चाहिए जनता में असलियत तो जानी चाहिए। तो ये आपने चढ़ूनी साहब से बातचीत सुनी। हालाँकि ये जो पॉडकास्ट है इसमें मेरे सवाल शामिल रहे। इनको हम दोबारा आमंत्रित करेंगे और जब सवाल मैं आप तमाम दर्शकों के जो आप मुझे लिख कर भेजेंगे वो पूछूँगी कमेंट बॉक्स में। आपके जो भी सवाल हो इनसे वो लिख के भेजिएगा। एक और वार्ता बहुत जल्द हम रिकॉर्ड करेंगे। सवाल कुछ मेरे भी होंगे और बहुत सारे सवाल आप लोगों के भी होंगे। मेरी तरफ से भी खुली छूट है जी सर। कि जो सवाल जनता को करने हैं करे। ठीक है। सब आपको लिख के भेजें, हुँ। हर सवाल का जवाब दूँगा। ठीक है सर, आपको दोबारा हम न्योता देंगे इस पॉडकास्ट के बाद और बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आप आए, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। राम-राम।